जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 20 डेज़ टारगेट का सीरीज़ चालू किया है हमने, और उसका जो है डे 1 मैंने अपलोड कर दिया था कल ही। आज हम लोग डे 2 करने वाले हैं और इसमें देखेंगे हम लोग 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को। ऊपर की तरफ आप लोग टाइमिंग देख रहे होंगे, जो भी सब्जेक्ट है आपका, आप वीडियो को आगे बढ़ाकर उन सब्जेक्ट का रिविज़न में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल जो हिस्ट्री से है। सबसे पहला सवाल है कि दी पाइटा किसकी कृति है। तो दी पाइटा जो है वो किसकी कृति है आपको बतानी है। तो माइकल एंजेलो की कृति है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रमुख नेता कौन थे। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता था मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में कि विश्व में आरावाक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी। तो विश्व में आरावाक समुदाय की जो जनजाति रहती थी वो कैरिबियन द्वीप समूह में रहती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे कि औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी। काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी इंग्लैंड में शुरू हुई थी, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि चीन की क्रांति कब हुई थी, यानी कि चीनी क्रांति कब हुई थी आपको बतानी है। तो चीनी क्रांति जो हुई थी वो 1911 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाते हैं। तो 26 जनवरी को ही ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। टोक्यो का पुराना नाम क्या था। टोक्यो का पुराना नाम क्या था। तो एदो। एदो जो था वो टोक्यो का पुराना नाम था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है। तो मंगोलिया का जो राष्ट्र नायक कहा जाता है वो चंगेज़ खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 30 में। निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है, यानी कि कौन से नगर में आपका वारका शीर्ष मिला है, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका उरुक में मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है। घटना के कालक्रम को क्या कहते हैं। तो इसको जो कहा जाता है इतिवृत्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था उसको गैलन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है। अब दजला और फरात नदी जो गिरती है वो कौन से समुद्र में गिरती है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका फारस की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो ये जो परमाणु बम गिराया था ये गिरा था 1945 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। दूरबीन का जो आविष्कार किया किसने किया। तो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जिस काल में कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस काल का कोई भी लिखित जानकारी नहीं है उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि मानव के उद्भव विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसको किया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया। सोसाइटी ऑफ जीसस की जो स्थापना किया था संत इग्नियस लियोला ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ब्राज़ील देश का नाम जो है एक पेड़ के नाम पर पड़ा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है। तो इस्लाम में जो हिजरी कहा जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने के जो क्रम होता है इसको हिजरी कहा जाता है। तो ये था हिस्ट्री के टॉप 20 सवाल। आइए अब चलते हैं भूगोल की ओर। अब हम लोग करने वाले हैं भूगोल के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है भूगोल का कि हिमालय पर्वत संबंधित है। अब ये जो हिमालय पर्वत है वो किससे संबंधित है आपको बतानी है। ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर है टेथिस सागर से संबंधित है। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपको बतानी है। तो वो 20.95, यानी कि हम लोग टोटल इसको 21% के नाम से भी जानते हैं। सीधी सी बात है, जो 21% के नज़दीक होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। देखिए कहा गया है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसको आपको पहचाननी है। तो क्षोभ मंडल,
क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर बोलते हैं। और नवी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जल्दी से बता दीजिए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, थोड़ा सा तेज़ी के साथ आप लोग ऑप्शन को देखें, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है। अगर हम ज़्यादा लंबा वीडियोस को करेंगे तो फिर आप लोग का रिवीजन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है आपको बतानी है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या हो जाएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा गंगोत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील जो स्थित है वो स्थित है आपका उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई आपको बतानी है क्या होगा। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है ऊंचाई इसकी। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो विश्व की जो सर्वोच्च चोटी होगा वो हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जैव विविधता कहाँ समृद्ध है ये बतानी है आपको। तो जैव विविधता जो समृद्ध है वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो है वो बनाए गए हैं संरक्षण के लिए, यानी कि बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर आता है 32 पे, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो कितनी ऊंचाई पर, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप जाओगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 पे, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है। यहाँ पर अवसादी चट्टान को आपको पहचानना है। तो ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है। तो कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं गुजरेगी। तो द्वितीय तरंगे जो है वो नहीं गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 में कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है। तो गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली जो हवा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग लू बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में, कहा जा रहा है आपसे कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो शाम का तारा जो कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है। तो कौन से महीनों में वर्षा होती है। तो जून से सितंबर में, जून से सितंबर के महीनों में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो पक्षाप बादल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है। तो सर्वाधिक तापमान जो अंकित किया जाता है वो आपको बतानी है। तो अपराह्न 2 बजे सबसे अधिक तापमान, अगर टेम्परेचर जो होगा वो 2 बजे होगा। ठीक है। आप लोग सोचते हो कि 12 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, 1 बजे बहुत ज़्यादा, नहीं, 2 बजे, 2 बजे आप रिकॉर्ड कर सकते हो अधिकतम तापमान को। ठीक है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश का प्रभाव है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है कि कौन से देश से प्रभाव से लिया गया है। तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल है आपका भारतीय संविधान के 73वें में संशोधन का संबंध किससे है। भारतीय संविधान के 73 में संशोधन का संबंध जो है वो किस चीज़ से है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से है, याद रखना है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है। तो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वो कौन है वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका डेविड ईस्टन। ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है। तो रिपब्लिक पुस्तक जो लिखा है वो लिखा था प्लेटो ने। किसने लिखा है, प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि भय से मुक्ति नामक पुस्तक को लिखा था। किसने लिखा था भाई। तो ये भी सवाल काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आंग सान सूकी ने। ठीक है, याद रखिएगा। समानता का मुख्य रूप है, समानता का मुख्य रूप क्या है आपको बतानी। तो समानता का जो मुख्य रूप होगा वो हो जाएगा आपका आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है वो किसने लिखा था। तो ऑन लिबर्टी पुस्तक को लिखा है किसने, तो जे.एस. मिल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। न्याय एक डैश अवधारणा है। न्याय क्या है, एक डैश अवधारणा है। तो ये
कानूनी, नैतिक और सामाजिक, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही न्याय है। सच बोलना और कर्ज की याद आएगी ही न्याय है। ये जो है बात किसने कही, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, सेफलस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो अधिकार है आपका नागरिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, आपको बतानी है। तो काम का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर 4। भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो भारत में जो नागरिकता कानून पारित किया गया वो 1955 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? तो सबसे पहले जो मताधिकार दिया गया था वो न्यूजीलैंड के महिलाओं को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? यानी कि कौन सी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? तो 1789 में फ्रांसीसी की क्रांति ने इसको प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, कहा गया है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो ये जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपका 1976 में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? तो सविनय अवज्ञा का जो नारा दिया है वो दिया है आपका महात्मा गांधी ने। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 में। न्यायालय के किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती? यानी कि कौन से मतलब कि निर्णय में कहा गया था, कौन से फैसले में कहा गया था, यहाँ पर ये आपको बतानी है। तो केशव नंद भारती केस 1993 में इस बात को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्य के शासन में जो केंद्र का प्रतिनिधि करता है वो कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वो बंधनों में जकड़ा होता है? ये बात किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला सवाल है आज का कि औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा आपका इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिस्को की स्थापना कब की गई थी? काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है ये सब। टिस्को की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। तो 1907 में किया गया था टिस्को की स्थापना। अगले सवाल पे आते हैं कि परिप्रेक्षात्मक योजना का उद्देश्य कितने वर्षों में प्राप्त करना होता है? तो ये जो उद्देश्य को प्राप्त करना होता है वो कितने वर्षों में प्राप्त करना होता है? तो इसको जो हम लोग 20 वर्षों में प्राप्त करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी? तो इसमें जो निवेश की अधिकतम सीमा थी 5 लाख रुपया। ठीक है, याद रखिएगा। आयातित वस्तुओं पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो आयातित वस्तुओं पर जो लगने वाला कर होता है इसको प्रशुल्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि औद्योगिक प्रस्ताव नीति 1956 में को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका बिक्री कर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 28। टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत है? अब ये जो टाटा स्टील है विश्व के कितने देशों में कार्यरत है? तो 26 देशों में क्या है, ये कार्यरत है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका 1995 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। निर्धनता के आकलन के लिए जेल की निर्वाह लागत धारणा के प्रतिपादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरेजी। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करती है? कौन सी योजना है भाई ये? तो ये है आपका मध्य अवकाश भोजन योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है? तो बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, जनसंख्या दबाव, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा
अनौपचारिक बैंक कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक होगा कुटुंब श्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है? तो कौन सी क्रिया जो है वो बागवानी के अंतर्गत आएगी? चाय का उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वनियोजित नहीं है? कौन स्वनियोजित नहीं होगा? तो सरकारी बस का ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूरी कहा जाएगा या फिर मजदूर कहा जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका भवन निर्माण में कार्यरत मजदूर जो होता है वो दिहाड़ी मजदूर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस साधन से ऊर्जा की सर्वाधिक बचत की जा सकती है? तो कौन से साधन से ऊर्जा की सर्वाधिक बचत की जा सकती है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एलईडी, है ना। एएनएम का पूर्ण रूप क्या होता है? अब यहाँ पे एएनएम का जो आपका फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? अब ये जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो कौन से राज्य में चलाया गया था आपको बतानी है। तो ये चलाया गया था कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में लागू किया गया था? तो ये जो लागू हुआ था चीन में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।